आगे चलते हैं अपन। अब हम बात करना चाहते हैं किस पे, हम अब बात करना चाहते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। तो हीट ट्रांसफर या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरह से होगा ये अपन देखना चाहते हैं। हीट ट्रांसफर के अंदर जो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है वो ये है, जैसे एक कैंडल हमारे पास, एक मोमबत्ती है, बर्निंग कैंडल हमारे पास, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक चम्मच को रख दिया, ये चम्मच रख दिया अपन ने, बढ़िया बात है। ये इसको अपन हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर जो हीट एनर्जी है ये एंड ए से निकल करके बी की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ए से अपन ने बी की तरफ इसको मूव करा दिया, चला दिया। तो इसे अपन कहते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे किसी रॉड से यदि तुम्हें कंडक्शन कराना होता है, ये रॉड हमें दे रखी है, बढ़िया बात है। इसके अंदर यदि तुम कंडक्शन मेथड को लगाना चाहते हो तो यहाँ जो तुम हीट सप्लाई करोगे, ये हीट के कारण यहाँ के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ए से रवाना होकर के बी तक पहुंच जाती है। इसे अपन कहते हैं क्या, कंडक्शन। तो फॉर सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which molecule of substance vibrate to and fro to their mean position and transfer heat energy from one point to another, इसे अपन क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड कहते हैं। जनरली सॉलिड्स में होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, अब सॉलिड से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पे, तो एरिया मान लिया अपन ने कितना है, ए है। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ये बनेगा हमारे पास में क्या, ये बनेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है किसके, ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स के। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को एक्सप्रेस करेगा। और चलते हैं अपन, के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन कितना हो गया, एल। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू है हमारे पास में के ए डेल्टा टी अपॉन एल के इक्वल। थर्मल कंडक्टिविटी है के हमारे पास है, इसका यूनिट चलता है कितना, वाट पर मीटर इंटू केल्विन के इक्वल। तो ओवरऑल हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू है के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन कितना, एल के इक्वल, ये बात है। और चलते हैं अपन आगे। इसका अपन अब कंपेयर करना चाहते हैं किससे, इलेक्ट्रिक करंट से इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास H बराबर कितना, के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। इधर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर I इक्वल्स टू चलता है डेल्टा वी अपॉन आर। तो इसी फॉर्मूले यानी हीट करंट को भी अपन ने डेल्टा टी अपॉन आर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेल्टा टी अपॉन आर। जो काम यहाँ पर आर करता है वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, एल बाई के ए। तो जो आर है ये एक्सप्रेस करेगा किसे, एल बाई के ए को। इसे अपन यहां पर नाम देंगे क्या, इसे अपन यहां पर नाम देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस का। ये बन गया हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन होंगे इसको भी अपन रेजिस्टेंस की तरह से ही ट्रीट करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, सुनो क्या कहता है। ये कह रहा है अपने से एक रॉड पी क्यू हमारे पास में लेंथ दे रखी है 2 मीटर है, टेम्परेचर एट द एंड P इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और Q पे कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 0.5 मीटर स्क्वायर है। थर्मल कंडक्टिविटी के 5 वाट पर मीटर इंटू केल्विन के इक्वल है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो यदि तुम तैयार करना चाहते हो तो H का फॉर्मूला चलता है के ए डेल्टा टी अपॉन कितना, एल। के की वैल्यू दे रखी है 5, ए एरिया है हमारे पास 0.5, डेल्टा टी की वैल्यू 80 अपॉन कितना है हमारे पास है, एल। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 मीटर के इक्वल। 0.5 का अपन ने कन्वर्जन कर दिया। ओवरऑल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ गई हमारे पास से कितना, 100 वाट पर वाट के इक्वल। तो ये पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास में। एक और शानदार क्वेश्चन हमारे पास जेई का क्वेश्चन है, सुने आप ध्यान से। एक कंटेनर के अंदर अपन ने क्या किया, आइस भर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरे कंटेनर में अपन ने क्या किया, वाटर फिलअप कर दिया। ये वाटर है हमारे पास में, ठीक है बात। और इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हमने क्या किया, हमने एक रॉड रख दी जिसकी हेल्प से अपन इसको गर्म कर रहे हैं, यानी एक हीटर की हेल्प से अपन इसको गर्म कर रहे हैं। और यहाँ टेम्परेचर इसका कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। ये डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ऑफ जो रॉड है वो एल है। तो पता क्या करना है, पता ये करना है कि जो एक्स हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये कह रहा है अपने से कि आइस कंटेनर और वाटर कंटेनर, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को अपन ने जोड़ दिया किससे, दोनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया एक रॉड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम यहाँ से एक जंक्शन पॉइंट पे गर्म कर रहे हैं इसको, पूरी लेंथ एल है, इस एंड से डिस्टेंस एक्स है। ये कह रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स बराबर कितना। क्या कह रहा है अपने से, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल्स टू रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यानी आइस के मेल्टिंग की रेट और वाटर के वेपराइजेशन की रेट आपस में इक्वल है, बरोबर है। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल्स टू रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। समझते हैं कैसे डील करेंगे अपन। देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी,
H बराबर चलता है हमारे पास डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास के ए डेल्टा टी अपॉन कितना है डेल्टा एक्स। इस बात को अपन यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें आप तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो H बराबर आ गया हमारे पास के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। यदि मैं बात करता हूँ आइस के लिए तो डेल्टा क्यू कितना हो गया हमारे पास एम एल एफ अपॉन कितना हो गया हमारे पास डेल्टा टी। तो m बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास m बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू आ गया के ए डेल्टा टी। आइस वाले केस में बात करें तो 200 माइनस जीरो अपॉन कितना हो गया हमारे पास में अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आइस से जो डिस्टेंस हमारे पास में वो है एल माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया हमारे पास एल एफ यानी 80। अब यदि यही बात अपन करें कि इसके लिए वाटर से भरे हुए कंटेनर के लिए वेपर में कन्वर्ट होगा के ए डेल्टा टी। डेल्टा की वैल्यू कितना है 100 अपॉन एक्स इंटू कितना है हमारे पास में 540, ये हो गया हमारे पास है 540 यानी 540। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। इसी पूरी बात को यहाँ पे रिजॉल्व करा हुआ है, देखिए यहाँ पे इधर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो एम वाटर अपॉन डेल्टा टी एल वी यहाँ पे नीचे उतार दिया, और इसके लिए बात करें के ए इंटू 200 अपॉन एल माइनस एक्स, यहाँ पे एल एफ को नीचे उतार देंगे। एम आइस बाई डेल्टा टी का फॉर्मूला तैयार, इधर एम वाटर अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला तैयार। दोनों को अपन ने आपस में इक्वेट कराया, जैसे अपन यहाँ कर रहे थे काम, दोनों को इक्वेट कराएंगे अपन, एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी फाइनल। ये तरीका रहेगा। एक्स इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में 12 अपॉन 29 के अंदर इक्वल। अब चलते हैं अपन आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जैसे अपन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के अंदर बात करते हैं ठीक उसी तरह से रॉड कॉम्बिनेशन के अंदर अपन बात कर सकते हैं। ये पहली रॉड हमारे पास में, ये दूसरी रॉड हमारे पास में। पहली रॉड के लिए लेंथ L1 है, दूसरे के लिए कितना L2। एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे कितना A2 है, और कंडक्टिविटी यहाँ पर कितना है K1 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास में K2 है। R1 पे बात करें L1 अपॉन K1 A1, R2 पे बात करें L2 अपॉन कितना K2 A2। ये हो गया R1, ये हो गया R2। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे कितना है T, यहाँ पे कितना है T2 है। अब देखो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे होता है R सीरीज के अंदर कितना R1 प्लस R2 चलता है। तो सीरीज के अंदर कुछ खास बातें जो दिमाग में रखनी है हमें यहाँ पे। पहली खास बात क्या, पहली खास बात ये हीट करंट विल बी सेम और टेम्परेचर डिफरेंस में भी डिफरेंट यानी अलग अलग हो सकता है। आर सीरीज के अंदर कितना चलता है हमारे पास में R1 प्लस R2। R1 मैंने L1 अपॉन K1 विन, R2 मैंने कितना L2 अपॉन K2 A2। H का फॉर्मूला देके अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो H बराबर कितना है मेरे पास में, H बराबर है मेरे पास में डेल्टा T अपॉन RS। तो T1 माइनस T2 अपॉन RS मैंने कितना हो गया R1 प्लस R2 के इक्वल। और बढ़ते हैं अपन आगे। यदि अपन बात करना चाहें किस पे, यदि अपन बात करना चाहें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पे, तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मतलब ये हो गया हमारे पास ये पहली रॉड और ये दूसरी रॉड। बढ़िया बात है। यहाँ टेम्परेचर कितना है T1 है, यहाँ पे कितना है T2, यहाँ हो गया हमारे पास कितना T। इसका रेजिस्टेंस एक बार के लिए मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं कितना है R2 है। तो आने वाली हीट बराबर जाने वाली हीट दोनों आपस में इक्वल। H1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है T1 माइनस T अपॉन R1। H2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है T माइनस T2 अपॉन R2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, T ऑफ जंक्शन आ गया हमारे पास है T1 R2 प्लस T2 R1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास में R1 प्लस R2 के इक्वल। इसी थीम पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास में है। तीन रॉड का कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। पहले रॉड के लिए बात करें लेंथ की वैल्यू L1 बराबर कितना है 3L0 है। दूसरे रॉड के लिए बात करें अपन लेंथ कितना है L2 बराबर 2L0। तीसरे रॉड के लिए बात करें लेंथ कितना है हमारे पास में L0 के इक्वल है। बढ़िया बात है। रेडियस पे बात करें यहाँ पे 3R0 है, यहाँ पे 2R0 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास में R0 है। कंडक्टिविटी यहाँ पे 3K0 है, यहाँ पे 2K0 है, यहाँ पे कितना है K0 है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको अपन गौर से सुने। क्या कह रहा है ये अपने से, ये कह रहा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना ये पता करो। फाइंड आउट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना ये पता करो। TA कितना TB कितना, ये हो गया हमारे पास में A, ये हो गया हमारे पास में B। तो TA TB कितना कितना ये पता करो। सिंपल सा तरीका है, तीन को तुम तीन रेजिस्टेंस की तरह से मान लो। ये हो गया R1 इक्वल्स टू कितना L1 अपॉन K1 A1। R2 मैंने कितना L2 अपॉन K2 A2। ये है हमारे पास में R3 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू अपन ने डेवलप कर ली, फिर R2 की वैल्यू अपन ने डेवलप कर ली, फिर R3 की वैल्यू अपन ने डेवलप कर ली। अब सुनो आगे की बात क्या। R की इक्विवेलेंट वैल्यू पे बात करें। देखो R के लिए हमने फॉर्मूला ही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे बात करता हूं मैं, जैसे यहाँ कैलकुलेट करके बताता हूँ।
R1 इक्वल टू है L1 अपॉन K1 A1 3K0। A1 माने कितना है हमारे पास है पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू 3R का स्क्वायर यानी 9R स्क्वायर। यहां बात करें अपन R2 पे, R2 माने कितना है हमारे पास में R बराबर L अपॉन KA, तो L माने कितना है 2L0 अपॉन KA, K माने कितना है हमारे पास में 2K0, फिर A माने कितना है हमारे पास में पाई इंटू 2R का स्क्वायर, तो पाई इंटू 4R0 स्क्वायर। ये R2 तैयार। फिर R3 पे बात करें हमारे पास है L अपॉन K, तो L0 अपॉन K इंटू A माने कितना है पाई R0 का स्क्वायर। इसको तुम मान लो कितना है, इसको तुम मान लो कि ये R0 है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास है, ये बनेगा हमारे पास है R0/4, और ये कितना बनेगा हमारे पास में, ये वाला हिस्सा बनेगा हमारे पास में R0/9। अब ये जो तीनों पार्ट आपस में कैसे, ये तीनों पार्ट आपस में सीरीज के अंदर है, तो यदि ये सीरीज के अंदर होते हैं तो इस सीरीज का नेट वैल्यू अपन डेवलप करना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारे पास है R0/9, ये R0/4 और ये R0/1। तीनों को जोड़ा अपन ने, नेट वैल्यू आ गई हमारे पास से कितनी, नेट वैल्यू 36 ले लिया अपन ने एलसीएम, तो 4 + 9 + 36, तो ओवरऑल हो गया हमारे पास से कितना 49 R0/36। R सीरीज के अंदर आ गया हमारे पास से कितना 49 R0 अपॉन कितना हो गया 36 के इक्वल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब चलते हैं अपन और आगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पूछा है, तो डेल्टा T अपॉन R T1 माइनस T2 अपॉन R, R माने कितना है 49/36 ऑफ R0 के इक्वल है। और चलते हैं अपन आगे, ये R0/4 9, ये R0 कितना है 4, और ये कितना है हमारे पास में, ये हो गया R0। तो R सीरीज के अंदर R1 + R2 + R3 तीनों का अपन सम कर दे, फिर बात बन जाएगी। अब एक खास बात हम पता करना चाहते हैं, टेम्परेचर एट द जंक्शन, इस जंक्शन पे टेम्परेचर कितना है ये पता करना है। तो यदि इस जंक्शन पे टेम्परेचर पता करना है, यहाँ अपन ने मान लिया कितना है T1 है, यहाँ हमें दे रखा है कितना T2 है, ये पता करना चाहते हैं TA है। तो TA की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को T1 - TA अपॉन R0/9 के इक्वल रख दिया, तो TA की वैल्यू डेवलप हो गई। इसी तरह से TB निकालना है हमें, तो T1 और ये TB पे बात करें अपन, तो ये बनेगा हमारे पास टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को TB से लेकर के T2 तक जो रेट ऑफ फ्लो बनता है उसके बराबर रख दिया अपन ने, तो TB की वैल्यू भी अपन ने डेवलप कर ली, तैयार कर ली। ये बात हमारे पास में। और चलते हैं अपन आगे, अब हम बात करना चाहते हैं किस पे, हम बात करना चाहते हैं पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड्स, यानी रॉड्स के पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन पे अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। समझते हैं अपन किस तरह से होगा पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम संयोजन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहली रॉड हमारे पास है, और ये पहली रॉड हमारे पास है फर्स्ट, और ये है हमारे पास में कौन सी रॉड, ये है हमारे पास में सेकंड रॉड। तो ये ले लिया अपन ने, किससे, सेकंड रॉड को ले लिया, बढ़िया बात है। टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ T1 है, यहाँ कितना है T2 है, L1 K1 A1, ये कितना है L2 K2 A2। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द बोथ रॉड विल बी सेम, दोनों रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। हीट करंट में भी डिफरेंट, हीट करंट अलग अलग हो सकता है। रेजिस्टेंस पहले के लिए कितना आएगा L1 अपॉन K1 A1, दूसरे के लिए कितना है हमारे पास में L2 अपॉन K2 A2 के इक्वल है। इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R बराबर कितना चलता है 1/R1 + 1/R2। सॉल्व करें अपन, K1 A1 अपॉन L1 K2 A2 अपॉन L2। H बराबर कितना डेल्टा T अपॉन R, डेल्टा T माने कितना T1 - T2, R माने कितना है L1 अपॉन K1 A1 L2 अपॉन K2 A2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो के लिए। क्वेश्चन दे रखा है हमें, सुनते क्या कहता है ये अपने से, ये कह रहा है अपने से कि पहले रॉड के लिए बात करें अपन, ये पहली रॉड है, लेंथ L है, कंडक्टिविटी K है और एरिया A है। दूसरे रॉड के लिए बात करें, लेंथ L है, फिर कितना है हमारे पास है कंडक्टिविटी K है और एरिया की वैल्यू कितनी है A है। तीसरे रॉड के लिए भी यही डायमीटर, यही पैरामीटर हमारे पास LKA है, यहाँ भी कितना है हमारे पास है LKA है। ये T1 है हमारे पास, ये T2 है हमारे पास, T3 है। ये कह रहा है फाइंड आउट टेम्परेचर एट द पॉइंट O, TO बराबर कितना है ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। तो पॉइंट O पर यदि आप टेम्परेचर की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो तरीका क्या चलेगा हमारे पास में, तरीका सीधा सीधा है। तुम क्या करो, तुम ये मानो कि ये जो हिस्सा हमारे पास में, इन सबको अपन क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी तरह से ये जो हिस्सा है इसको अपन जोड़ देते हैं, ये लगभग 1.5 गुना हो गया, ये भी 1.5 गुना हो गया। और यहां बात करें अपन, ये सिंगल है हमारे पास में, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपन कितना 3/2 ऑफ R,
इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 3/2 ऑफ आर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में आर के इक्वल, ये बन गया हमारे पास कितना आर। तो यहाँ अपन ने बोल दिया कितना 3/2 ऑफ आर के इक्वल है, यहाँ कितना हो गया हमारे पास 3/2 ऑफ आर के इक्वल है, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास में आर के इक्वल। अब तरीका सीधा सीधा है, किरचॉफ लॉ में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा जंक्शन के लिए। क्या कहता है अपने से किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ कहता है अपने से जंक्शन पॉइंट पे आने वाला करंट H1 यहाँ से H2 यहाँ से बराबर जाने वाला करंट कितना हो गया हमारे पास में S3। तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, किरचॉफ लॉ यदि मैं अप्लाई करता हूं, अब देखो गौर से, क्या यहाँ पे वैल्यू आई, ये कितना है मेरे पास T1 है, ये टेम्परेचर कितना है T0, ये टेम्परेचर कितना है T3 है, इसी तरह से ये कितना है T2 है, ये T0 है, ये हमारे पास में कितना है T3 के इक्वल है। और रिजोल्व करें अपन इससे तो ये आएगा हमारे पास में कितना, ये आ रहा है T1, यहाँ पे कितना है T0, तो T1 माइनस T0 अपन, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3R/2, फिर कितना है T2 माइनस T0 अपन कितना हो गया हमारे पास 3R/2 के इक्वल, ये हो गया 3R/2। अगले हिस्से पे चले तो ये कितना है हमारे पास T0 माइनस T3 अपन कितना हो गया हमारे पास में R के इक्वल। इस पूरे को सॉल्व करें तो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है T0 बराबर कितना है मेरे पास 2T1 प्लस 2T2 प्लस 2T3 3T3 अपन कितना हो गया हमारे पास 7। SCV का क्वेश्चन है, ये ब्रांडेड क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन अपन ने डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया। तरीका सीधा सीधा है, किरचॉफ लॉ में अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ यही कहता है अपने से जंक्शन पॉइंट पे आने वाला करंट बराबर है किसके, जाने वाले करंट के। और चलते हैं, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने, समझते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है अपने से, एक तो सेमी सर्कल दे रखा है हमें, ये वाला हिस्सा तो कौन से शेप में है, सेमी सर्कल शेप में है, और ये वाला हिस्सा है हमारे पास स्ट्रेट रॉड के फॉर्म में। कंडक्टिविटी यहाँ पे K1 है, यहाँ पे कितना है K2 है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितना है R1, यहाँ पे कितना है R2 है। रेडियस माने क्रॉस सेक्शन की रेडियस पे बात चल रही है, ठीक है बात। हीट यहाँ पे H1 जा रही है, यहाँ पे H2 जा रही है। फाइंड आउट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द बोथ रॉड, दोनों रॉड के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना ये पता करना है। पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2 मान लो, तो R1 माने कितना है हमारे पास में L/KA, L माने कितना हो गया हमारे पास जो कि कर्व के फॉर्म में है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल वाले के लिए लेंथ आएगा हमारे पास से कितना πr, और यहाँ पे L2 बराबर कितना है हमारे पास 2R के इक्वल है। अब देखो आगे की बात क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें। R1 इक्वल टू है हमारे पास कितना L/KA, तो ये हो गया हमारे पास में R1। यहाँ बात करें ये कितना हो गया L/KA, तो H बराबर कितना आ गया हमारे पास में, ये रेजिस्टेंस 1 तैयार हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 तैयार हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऑर्डर के अंदर है। यदि पैरेलल ऑर्डर के अंदर है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू तो सेम दे ही रखी है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। H बराबर चलता है हमारे पास से कितना ΔT/R, डेल्टा टी की वैल्यू सेम है, यानी H प्रोपोर्शनल किसके 1/R के। तो H1/H2 इक्वल टू कितना R2/R1, R1 R2 दोनों की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो H1/H2 यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अपन ने दोनों के लिए डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया। और चलते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन इसी तरह का। ये कह रहा है अपने से क्या टोटल हमने जो हीट फ्लो कराई है वो कितना है 130 जूल पर सेकेंड है। यहाँ पे लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ 60 सेंटीमीटर है ही, ऑब्जर्व हो ही रहा है हमें, ये कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। बढ़िया बात है। तो H1 कितना H2 कितना ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। ऊपर वाले हिस्से की टोटल लेंथ 60 + 5 + 5 टोटल कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारे पास में ये वाला हिस्सा तो 70 सेंटीमीटर का, जबकि इस वाले हिस्से पे अपन बात करें तो ये कितना है हमारे पास में 60 सेंटीमीटर का है। बाकी सारे डेटा सेम ही। R बराबर चलता है कितना, R बराबर चलता है L/KA, मतलब R की वैल्यू L के प्रोपोर्शनल है। तो H1/H2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू कितना हो गया, ये है हमारे पास में ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 70/60। तो H1/H2 H बराबर चलता है कितना ΔT/R, R प्रोपोर्शनल है किसके L के, तो H प्रोपोर्शनल 1/L के। तो H1/H2 इक्वल टू R2/R1, तो 60/70। रिजॉल्व करें अपन, H1 तैयार हो गया हमारे पास में, H2 तैयार हो गया, दोनों वैल्यू अपन ने डेवलप कर ली। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, 3 रॉड हमारे पास में है। कंडक्टिविटी यहाँ पे K0 है, लेंथ यहाँ पे L है, एरिया यहाँ पे A है। यहाँ पे कंडक्टिविटी 2K0 है, लेंथ L है, एरिया A है। यहाँ पे कंडक्टिविटी 4K0 है, लेंथ L है, एरिया की वैल्यू कितनी है A है। तीनों के सीरीज बनाते हैं तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, और फिर ये कह रहा है तीनों को अपन इस तरह से क्लब करें तो कितना होगा, तीनों को यदि अपन इस तरह से क्लब करें तो कितना होगा। और ये फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, और यहाँ अपन ने थर्ड को जोड़ा है। यहाँ पर क्या किया अपन ने, यहाँ पर अपन ने ये किया फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों सीरीज में। यहाँ पर हो गया हमारे पास में फर्स्ट, ये सेकंड,
और ये थर्ड। अलग अलग पैटर्न अपन ने बना रखे, आगे देखते हैं अपन, डायग्राम क्लियर मिलेगा हमें। तीन रॉड का कॉम्बिनेशन अपन अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। तीन रॉड यदि सीरीज के अंदर है तो ये, अब पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस कितना 4R0, दूसरे के लिए कितना 2R0, तीसरे के लिए R0, तो R इफेक्टिव कितना होगा ये अपन डेवलप करेंगे। फिर अगले केस में क्या किया अपन ने, 4R0 R0 वालों को पैरेलल में रखा, 2R0 को साइड में रखा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग आएगी हमारे पास में। और ये थर्ड केस के अंदर है। फोर्थ केस में बात करें अपन, तो फोर्थ केस में अपन ने तीनों को पैरेलल में डाल दिया, तो फोर्थ केस का रेजिस्टेंस आ गया। H निकालना है तो H की वैल्यू चलता है डेल्टा T अपॉन R के इक्वल, तो H की वैल्यू हर एक केस से निकालते जाएंगे। H प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के, पहले केस में पता है मैं H1 बराबर H है। इसी तरह से अगले अगले केस के लिए अपन कंपेयर करके और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ गई है। यहाँ एक मेथड करके बता देता हूँ। H फर्स्ट बराबर कितना है हमारे पास में H, R फर्स्ट बराबर कितना है हमारे पास में, पहले केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज कितना है हमारे पास में, पहले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू 7R0 के इक्वल है, ये हो गया 7R0। सेकंड केस में H की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सेकंड बराबर कितना, R सेकंड की वैल्यू में दे रखी है, R सेकंड बराबर कितना है 7/3 ऑफ R0, R सेकंड बराबर है हमारे पास से कितना 7/3 ऑफ R0 के इक्वल। H बराबर चलता है कितना, H बराबर है डेल्टा T अपॉन R, तो H सेकंड अपॉन H फर्स्ट बराबर है R फर्स्ट अपॉन कितना R सेकंड। R फर्स्ट कितना है 7R0, R सेकंड कितना है 7R0/3 के इक्वल, तो H सेकंड इक्वल्स टू है H फर्स्ट इंटू कितना हो गया 3 के इक्वल। ये पूरी बात है हमारे पास में। मेरे हिसाब से हमें बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगले केस पे अपन काम कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इस बार हमारे पास में क्या है, इस बार हमारे पास में है इस तरह का एक सिलेंडर जो कि हॉलो है। केवल इतने पार्ट के अंदर अपन ने क्या किया, मटेरियल फिल करा हुआ है, जिसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है K है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर दे रखा है हमें L के इक्वल है। अपर सरफेस पे ये हो गया कितना T1 और लोअर सरफेस पे टेम्परेचर कितना है T2 है। अंदर वाले हिस्से की रेडियस R है, बाहर वाले की टोटल रेडियस जो है हमारे पास है मोटे R के इक्वल है। फाइंड आउट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस PQ, P से Q तक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। R का फॉर्मूला चलता है हमारे पास L अपॉन K, L बैठा है K बैठा है, A माने कितना आएगा हमारे पास में, A माने आएगा हमारे पास में पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास में क्या एरिया। तो ये एरिया की वैल्यू अपन ने डेवलप कर ली। तो H का फॉर्मूला हमारे पास में तैयार, H बराबर है हमारे पास में T1 माइनस T2 अपॉन L, फिर कितना हो गया हमारे पास में K A R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के इक्वल। और चलते हैं अपन आगे, एक और पैटर्न हमारे पास में इसी का एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसी से एक रॉड को अपन ने दिया, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर T1 T2 है हमारे पास में वो कैसे है, अंदर वाले हिस्से पे टेम्परेचर T1, बाहर वाले पे T2 रख दिया। अब पता करना चाहते हैं अपन रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे T1 T2 है, कुछ इस तरह की बात है। ऊपर T1 है हमारे पास, नीचे वाले हिस्से में T2 है। जो तुम्हारा कांस्टेंट K है ना, वो दोनों तरफ अलग अलग अपन ने फिलअप कर दिया, अंदर कुछ अलग फिलअप कर दिया और बाहर कुछ अलग फिलअप कर दिया अपन ने। तो बाहर वाले मटेरियल के लिए एक थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, अंदर वाले मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी K1 है। रेडियस की वैल्यू पे बात करें, यहाँ कितना है हमारे पास में R है, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2R के इक्वल दे रखी है। लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है L है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है हमारे पास में T1 है, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है हमारे पास में T2 है। R1 माने कितना है L अपॉन K A, K माने कितना है K1, A माने कितना पाई R स्क्वायर। अगले हिस्से पे बात करें, R बराबर कितना है L अपॉन K A, K माने K2, A माने कितना है पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब दोनों हिस्से जो हमारे पास में इस कॉन्फ़िगरेशन के, ये आपस में पैरेलल ऑर्डर के अंदर है। तो यदि ये पैरेलल ऑर्डर के अंदर होते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। पैरेलल मतलब ये हो गया, ये R1, ये हो गया R2, तो R1 प्लस R2 निकाल लिया, R1 प्लस R2 निकाल लिया। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चलता है हमारे पास से कितना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पुट करेंगे, H का वैल्यू हमारे पास में तैयार होने लग जाएगा। ये R पैरेलल में तैयार हो गया हमारे पास में, बढ़िया बात है। इस R पैरेलल को हमने क्या किया, L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू टोटल एरिया के इक्वल रख दिया। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास में तैयार होगी K1 प्लस 3K2 अपॉन 4 के इक्वल। यहाँ अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से, सुनो क्या कहता है ये है हमारे पास में कहानी। ये सिलेंडर हो गया हमारे पास में, एक सिलेंडर ये हो गया हमारे पास में, बढ़िया बात है। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे R1 है, यहाँ पे कितना है R2 है।
कंडक्टिविटी यहाँ पे K2 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास है K1 है। टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास है T2 है। तो ये और ये अलग अलग पार्ट हो गए हमारे पास में। यहाँ से हीट चलेगी और यहाँ फाइनली मूव आउट कर जाएगी। तो ये दो हिस्से हो गए हमारे पास रेजिस्टेंस के, जो कि आपस में कौन से ऑर्डर के अंदर है, पैरेलल ऑर्डर के अंदर है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास में R1 है। R1 माने कितना हो गया हमारे पास में अंदर वाले हिस्से के लिए, तो L अपॉन कितना हो गया हमारे पास में, लेंथ की वैल्यू कितनी है L। A माने कितना हो गया हमारे पास में एरिया, तो पाई R स्क्वायर। फिर बात करते हैं अपन R2 पे, L अपॉन KA, K1 है ये, ठीक है। KA माने कितना हो गया K2, A माने कितना हो गया पाई इंटू 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर यानी कितना हो गया 3R स्क्वायर। बढ़िया बात है। R1 तैयार, R2 तैयार। अब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 1 अपॉन R1, तो L अपॉन कितना हो गया हमारे पास K1 इंटू पाई R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 यानी कितना L अपॉन K2 इंटू कितना हो गया 3R स्क्वायर के इक्वल। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास से कितना K1 प्लस 3K2 इंटू कितना है मेरे पास है इंटू है पाई R स्क्वायर अपॉन L के इक्वल। बढ़िया बात है। अब H निकालना है तो कितना आएगा डेल्टा T अपॉन कितना R, तो डेल्टा T अपॉन R, डेल्टा T मैंने कितना T1 माइनस T2 अपॉन R है ना, मैंने कितना हो गया K1 प्लस 3K2 इंटू कितना है पाई R स्क्वायर अपॉन कितना हो गया हमारे पास में L के इक्वल। ये बन गया हमारे पास में। अब यदि पता करना चाहते हैं क्या, अब यदि अपन पता करना चाहते हैं K इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो इसी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे K इक्विवेलेंट से कंपेयर कराएंगे। तो T1 माइनस T2 इंटू K1 प्लस 3K2 इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन L का मैं कंपेयर करता हूं किससे, का मैं कंपेयर करता हूं T1 माइनस T2 अपॉन L बाई K इक्विवेलेंट इंटू A से। A मैंने कितना आएगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर। तो इसका मतलब K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास है कितना, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास में K1 प्लस 3K2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास में अपॉन 4 के इक्वल। ये K इक्विवेलेंट तैयार। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, अगले पार्ट पे चलते। हीट ट्रांसफर के कुछ और मेथड भी है हमारे पास में, उन पे अपन डिस्कशन अब करना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं क्या कन्वेक्शन मेथड, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस itself move from one point to another for the transfer of heat। मतलब ये है जैसे हमारे पास में कंटेनर है, हमारे पास में ये कंटेनर दे दिया, बढ़िया बात है। इसके अंदर अपन ने वाटर फिलअप करा हुआ है। अब इस वाटर को यदि अपन हीट सप्लाई करते हैं, ये हमने हीट सप्लाई करी हमारी तरफ से, तो जो बॉटम के मॉलिक्यूल है ना, हीट की सप्लाई लेकर के ये अपर के डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना इस तरह से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मतलब जिनके पास हीट एनर्जी आ चुकी है वो मॉलिक्यूल यहाँ रुकेंगे नहीं, वो टॉप की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं टॉप की तरफ। तो मटेरियल के मॉलिक्यूल खुद हीट एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपागेट कराने के लिए खुद चल करके जाते हैं। इसे अपन कहते हैं क्या, इसे अपन कहेंगे कन्वेक्शन मेथड। बॉइलिंग ऑफ वाटर इसी का एग्जांपल है। कूल ब्रीज नियर द पॉन्ड वाटर या सी वाटर, ये भी इसी का एग्जांपल है। अब चलते हैं अपन आगे। हीट ट्रांसफर का अगला मेथड हम देखना चाहते हैं क्या, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन का सबसे शानदार एग्जांपल हमारे पास सोलर रेडिएशन चल करके अर्थ सरफेस पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके पास में आते हैं। तो यहां से यहां तक खूब सारी जगह ऐसी है जहां बीच में कोई मीडियम नहीं है, बिना मीडियम के इनका ट्रांसफर हो सकता है। इसे अपन कहते हैं क्या, इसे अपन कहते हैं रेडिएशन। तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, देयर इज नो नीड ऑफ मीडिया, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। उसे अपन रेडिएशन कहते हैं। हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ बल्ब, हीट ऑफ सरफेस ऑफ बल्ब, ये भी इसी का एक्सप्रेशन इसी को बता रहा है। अब सुनो आगे की बात क्या, हम देखना चाहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन ऑफ द थर्मल रेडिएशन। यानी थर्मल रेडिएशन को यदि अपन किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, जैसे ये सरफेस हमें दे रखा है, बढ़िया बात है। तो कुछ इस तरह का सरफेस हमारे पास में है। इस सरफेस पे यदि आप थर्मल रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, ये अपन ने इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पर तीन तरह के फिनोमेना इस पे होंगे। कुछ पार्ट जो है हमारे पास में रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा। ये ट्रांसमिटेड अपन ने करा दिया, बढ़िया बात है। तो ये सरफेस हमारे पास में, ये लिया सरफेस, यहाँ हमने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, ये क्यू है। कुछ पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट क्यू आर, कुछ हो गया एब्जॉर्ब, ये हो गया हमारे पास क्यू है। कुछ हो गया ट्रांसमिटेड, ये हो गया हमारे पास
क्यू टी के इक्वल। तो क्यू इक्वल टू है हमारे पास है कितना, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस कितना हो गया हमारे पास में, क्यू टी के इक्वल। ये बन गया हमारे पास में क्यू टी। तो ये क्यू का एक्सप्रेशन टोटली हमारे पास में डेवलप हो गया, तैयार हो गया। और चलते हैं अपन आगे, इसी फॉर्मूले को अपन थोड़ा और एक्सटेंड करें, नई बातें निकल के आएगी। दोनों तरफ क्यू से मैंने डिवाइड लगाया, 1 इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू प्लस कितना है क्यू ए बाई क्यू प्लस कितना है मेरे पास है क्यू टी अपॉन क्यू। बढ़िया बात है। क्यू आर बाई क्यू इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस या फिर रिफ्लेक्टिव पावर, क्यू ए अपॉन क्यू इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्टेंस या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर, क्यू टी अपॉन क्यू इसको बोलेंगे अपन ट्रांसमिटेंस या फिर ट्रांसमिटिव पावर। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे आर से, इसको ए से, इसको किससे टी से। तो 1 इक्वल्स टू आर ए टी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड ट्रांसमिटिव पावर टोटल जो सम हमारे पास में आएगा दैट इज कितना होगा हमारे पास में 1 होगा। तो ये उसी को बता रहा है, क्यू आर बाई क्यू फिर क्यू ए बाई क्यू फिर क्यू टी बाई क्यू, ये रिफ्लेक्टिव पावर या फिर रिफ्लेक्टेंस, ये एब्जॉर्प्टिव पावर या फिर एब्जॉर्प्टेंस। फिर चलते हैं अपन आगे, ये ट्रांसमिटिव पावर या फिर ट्रांसमिटेंस। 1 इक्वल्स टू हमारे पास में आर प्लस ए प्लस टी के इक्वल। आगे चलते हैं अपन, हम बात करना चाहते हैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर के बारे में अपन अब डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर या फिर होगा हमारे पास में ई लैम्डा। ये कोई ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास में 1 सेकंड है। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कलर, कलर मतलब क्या हो गया वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ के आसपास अपन बात कर रहे हैं। तो लैम्डा वेवलेंथ है जिसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो इससे थोड़ा सा पहले यानी लैम्डा माइनस 1/2, इससे थोड़ा सा बाद में यानी लैम्डा प्लस 1/2 के अंदर। अब सुनो, डेफिनेशन बनती है हमारे पास में सर्टेन टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया से यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वेवलेंथ इंटरवल लैम्डा माइनस 1/2 से लैम्डा प्लस 1/2 के अंदर जितनी रेडिएशन एनर्जी इमिट होती है उसे अपन क्या नाम देंगे, उसे अपन उसकी मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर कहेंगे। यही सारी बात यहां पर एक्सप्रेस करी है। फिर चलते हैं अपन आगे, अगला जो टर्म हमारे पास में है, हम बात कर रहे हैं टोटल पे। देखो मोनोक्रोमेटिक कितना आ गया, ई लैम्डा, डी लैम्डा वेवलेंथ इंटरवल में टोटल इमिटेड रेडिएशन की वैल्यू ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। टोटल इमिसिव पावर पे बात करें तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट। तो क्योंकि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो रेडिएशन एनर्जी वो इमिट हो सकती है, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन बन रहा है ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये बन गया फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये पूरी बात हमारे पास। अगला एक और टर्म हमारे पास में है, हम देखना चाहते हैं क्या, हम देखना चाहते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब ये, जैसे ये सरफेस हमारे पास में, ये सरफेस दे दिया, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ये कराया इंसिडेंट, तो कुछ पार्ट तो हो गया एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हो रहा है अभी हमें उसी पे ही काम करना है, ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड पे अपन बात नहीं करना चाहते। तो मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इनटू वेवलेंथ इंटरवल लैम्डा माइनस 1/2 टू लैम्डा प्लस 1/2 अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये एक्सप्रेस करेगा किसे, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर को, ए लैम्डा इक्वल्स टू कितना, क्यू ए अपॉन क्यू। आगे चलते हैं, हम बात करना चाहते हैं कि इस पे किरचॉफ लॉ पे क्या कहता है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ कहता है अपने से गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो इमिसिव पावर की वैल्यू एब्जॉर्प्टिव पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छे से वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट कर पाएगा। तो ई लैम्डा प्रोपोर्शनल है किसके, ए लैम्डा के। बढ़िया बात है। और चलते हैं अपन आगे, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये एक्चुअली किरचॉफ लॉ है। ई लैम्डा बाई ए लैम्डा को अपन उस मटेरियल के एमिसिविटी भी बोलते हैं। ई बाई ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास है, कांस्टेंट। आगे चलते हैं, हम बात करना चाहते हैं ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी मतलब क्या, बॉडी विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब द रेडिएशन विच आर इंसिडेंट एट इट्स सरफेस, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। उससे अपन क्या नाम देंगे, उससे अपन नाम देंगे ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी मतलब ये पूरा इस तरह से ब्लैक सरफेस हमारे पास में होगा। अब इस सरफेस पे यदि आप कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट कराओगे या फिर आपतित कराओगे तो ये पूरा का पूरा क्या कर लेगा, इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे अपन नाम देंगे क्या, इसे अपन नाम देंगे ब्लैक बॉडी का। तो बॉडी विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब द रेडिएशन विच आर इंसिडेंट एट इट्स सरफेस, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एग्जांपल, एक तो लैम्प ब्लैक यानी काजल की बात हो रही है, दूसरा फेरी स्पॉट। फेरी स्पॉट कुछ इस तरह का कंटेनर हमारे पास में होता है, एक पिन होल होता है, अंदर वाला जो सरफेस है उसे रफ ब्लैक किया जाता है। रेडिएशन को आपने इंसिडेंट कराया, रेडिएशन क्या होगा, एक बार इंसिडेंट होने के बाद वॉल से टकराने के बाद में 99.99% यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर के अगली वॉल पे आएगा, अगले वॉल पे भी यही कहानी होगी, वापस से इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी।
ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं एक बार जिस रेडिएशन को आपने इसके अंदर इंसिडेंट करा दिया, अब वो इसमें से बाहर इजेक्ट नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल सकता, इसे ही अपन क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो रेडिएशन एक बार जो इंसिडेंट करा दिया जाएगा, अब वो इसमें से वापस बाहर इजेक्ट नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल सकता, इसे अपन क्या कहेंगे, फेरी स्पॉट कहेंगे। तो ये भी हमारे लिए इसी तरह से काम करेगा। इसके लिए ए लैम्डा बराबर 1, क्योंकि क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू के इक्वल। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, यहाँ पे एक बॉडी के लिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। बढ़िया बात है। तो क्या सही है क्या गलत है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। पहले क्वेश्चन में कह रहा है अपने से इवन ग्रेटर देन E2, इवन लेस देन E2, इवन इक्वल्स टू E2 या फिर नॉट। दूसरे में कह रहा है इवन ग्रेटर देन A2, इवन लेस देन A2, इवन इक्वल्स टू A2 या फिर नॉट। तो पहले वाले के लिए क्या होगा, पहले वाला फटाफट ग्राफ गिर रहा है, जो फटाफट गिर रहा है उसका टेम्परेचर तेजी से घट रहा है, जिसका टेम्परेचर तेजी से घट रहा है उसके लिए ई लैम्डा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जिसका ई लैम्डा ज्यादा है उसके लिए ए लैम्डा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। हम कहेंगे इवन ग्रेटर देन E2 है, साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ होगा हमारे पास में, तो यहां पर तो बनेगा हमारे पास में क्या, इवन ग्रेटर देन E2, और यहां पर क्या बनेगा हमारे पास में, गुड एब्जॉर्बर और गुड इमीटर। ये कहता है कि A1 भी ग्रेटर देन होगा किससे, A2 से। ये बात है। आगे चलते हैं अपन, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन लॉ पे अपन बात करना चाहते हैं। स्टीफन लॉ है ये, स्टीफन्स लॉ। सुनते क्या कहता है, स्टीफन किसी बॉडी के लिए रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन की बात करता है। ये एरिया ए है, टेम्परेचर टी है, एमिसिविटी यदि ई है, तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन यानी थर्मल एनर्जी अपॉन टाइम, यानी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो रेडिएशन एनर्जी इमिट होती है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। दैट इज प्रोपोर्शनल है किसके, एमिसिविटी इनटू एरिया अपॉन टेम्परेचर की पावर इनटू टेम्परेचर की पावर कितना है, 4। तो ई प्रोपोर्शनल हो गया कितना हमारे पास है, एप्सिलॉन ए टी की पावर 4। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। ई इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास है एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 के इक्वल। ये आ गया हमारे पास में रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर कितना हो गया हमारे पास में, 4 के इक्वल। ये हो गया टी की पावर 4। बढ़िया बात है। सिग्मा किसे एक्सप्रेस करेगा, सिग्मा एक्सप्रेस करेगा स्टीफन कांस्टेंट को। ये स्टीफन कांस्टेंट हमारे पास में है। तो सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास है 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। और चलते हैं अपन आगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे बात करें। एरिया ए है, एमिसिविटी ई है, टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है, T0 है। तो ये कह रहा है ई नेट जो हमारे पास में आएगा, ई इमिटेड माइनस ई एब्जॉर्ब, तो ये आ गया एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस एप्सिलॉन सिग्मा ए T0 की पावर 4। ई नेट इक्वल्स टू आ रहा है एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये कहानी है हमारे पास में। एक क्वेश्चन, एक रॉड दे रखी है हमें यहाँ पे, रॉड के लिए बात करें अपन, ये कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। रॉड के लिए बात करें, लेंथ दे रखा है 0.05 मीटर के इक्वल है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.01 मीटर के इक्वल है, टेम्परेचर की वैल्यू में दे रखी है कितनी है, टेम्परेचर में दे रखा है 400 केल्विन के इक्वल है, ये 400 केल्विन है, और एमिसिविटी की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 0.8। फाइंड आउट रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T0 में दे दिया कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन के इक्वल है। तो नेट रेट ऑफ इमिशन यदि आप पता करना चाहते हैं तो ये आएगा हमारे पास में एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। एप्सिलॉन देखो कितना है हमारे पास में, एप्सिलॉन हो गया हमारे पास में 0.8, सिग्मा कितना है हमारे पास में 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया पे बात करें अपन तो एरिया कितना आएगा हमारे पास में, एरिया आएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो 3.14 इंटू आर पाई 2 पाई आर एल, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू एल, एल माने कितना है हमारे पास में, एल की वैल्यू है 0.05, 2 पाई आर इंटू एल। रेडियस वाले हिस्से पे बात करेंगे तो ये वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी और कम आएगी, तो उसको भले लेने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में एप्सिलॉन सिग्मा ए, फिर टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, तो 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर कितना हो गया हमारे पास में 4। इसको रिजॉल्व कर लेंगे, नेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन के लिए। ये पूरी बात है। और चलते हैं अपन आगे। अगला हिस्सा हमारे पास में देखें, यहां पे इधर हम बात करना चाहते हैं अब किसके बारे में, अब हम बात करना चाहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे।
क्या कहता है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। जब टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू स्मॉल होती है अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस कंडीशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। क्या कहता है, जब टेम्परेचर बड़ा होता है डिफरेंस, तो उस कंडीशन में स्टीफन लॉ से हमें जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ कूलिंग जो हमारे पास में वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो डी क्यू बाई डी टी जो है हमारे पास में, दैट इज कितना आएगा, प्रोपोर्शनल है टी माइनस टी जीरो के। डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कितना, के इंटू टी माइनस टी जीरो। डी क्यू को लिख दिया मैंने कितना, एम सी डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी जीरो। डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू आ रहा है के अपॉन एम सी टी माइनस टी जीरो। इसको कोई नया कांस्टेंट बोल दिया अपन ने, ओवरऑल डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू आ रहा है के डैश टी माइनस टी जीरो के इक्वल। तो रेट ऑफ कूलिंग जो हमारे पास में, इसको अपन कहेंगे डी टी बाई डी टी को रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ये बात है। अब देखो, इस फॉर्मूले को अपन यूजफुल बनाने के लिए वर्किंग फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का शुरू में अलग होता है, बाद में अलग होता है। तो यहाँ पर जो टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिखते हैं ना, वो टी एवरेज लिखा जाएगा, दैट इज कितना होगा, T1 प्लस T2 बाई 2। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है हमारे पास में, T0 है, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू के डैश इंटू कितना हो गया, टी एवरेज माइनस T0। डेल्टा टी मैंने कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा टी मैंने आएगा हमारे पास है T1 माइनस T2, यानी फाइनल इनिशियल से लेकर के फाइनल तक जो चेंज है वो। तो T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू के डैश, फिर T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस कितना हो गया हमारे पास में, T0 के इक्वल। एक क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, सुने क्या कहता है। एक बॉडी इनिशियल टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी कितना है हमारे पास 10 मिनट है। अब ये कह रहा है इसी बॉडी को 60 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा, ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है अपने से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में के डैश इंटू टी एवरेज माइनस कितना, T0 के इक्वल। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी पे मैं बात करता हूँ, कितना आएगा हमारे पास में 70 माइनस 60, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो ये आएगा हमारे पास से कितना, 70 माइनस 60 यानी 10 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 10 इक्वल्स टू के डैश T1 प्लस T2 बाई 2, यानी कितना हो गया 7, 6 और 6 12 और 1 13। तो 130 का आधा करें अपन 65 माइनस T0 अननोन है हमारे पास में, T0 माने टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T0 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, ये हो गया गिवन वैल्यू, बढ़िया बात है। तो ये हो गया हमारे पास में 20। फिर चलते हैं अगले केस में, वो क्या कह रहा है 60 से तुम 40 होना चाहते हो, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 20, टाइम टेकन हमारे पास में अननोन है, इक्वल्स टू माइनस का के डैश T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2 60 प्लस 40 बटा 2 50 माइनस T0 यानी कितना हो गया हमारे पास में 20। इसको रिजॉल्व कर लेंगे, डेल्टा T2 आ जाएगा हमारे पास में, डेल्टा T2 इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे, रिजॉल्व करने पर फाइनली कितना 30 मिनट यानी 30 मिनट के इक्वल डेल्टा T2 की वैल्यू है। अब चलते हैं अपन आगे, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यदि यूज लेना है तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये हो गया हमारे पास से क्या, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बढ़िया बात है। डेल्टा टी कितना आ गया हमारे पास से, टी माइनस T0 के इक्वल। और चलते अपन आगे, ई इक्वल्स टू हमारे पास है कितना, ई इक्वल्स टू मेरे पास है एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, तो एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए टी की जगह रख दिया अपन ने कितना, डेल्टा टी प्लस T0 की पावर 4 माइनस कितना T0 की पावर 4, तो एप्सिलॉन सिग्मा ए T0 की पावर 4 यहाँ कितना है हमारे पास में, T0 की पावर 4 कॉमन 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T0 पूरे की पावर कितना है मेरे पास में 4 के इक्वल है। अब और आगे चलता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन को लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स, तो एप्सिलॉन सिग्मा है T0 की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स, तो 1 माइनस 4 डेल्टा टी अपॉन कितना T0 माइनस 1 और माइनस 1 सेटल हो गए, तो हमारे पास में आ रहा है कितना, हमारे पास में आ रहा है ई इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन सिग्मा है T0 की पावर 4 डेल्टा टी अपॉन कितना T0, तो ई इक्वल्स टू आ रहा है एप्सिलॉन सिग्मा है T0 क्यूब, फिर कितना है डेल्टा टी के इक्वल। और चलते हैं अपन, ई को लिखा मैंने डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी की जगह लिख दिया मैंने कितना, एम सी डी टी अपॉन डी टी,
तो और चले अपन आगे, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन सिग्मा ए टी 0 क्यूब इंटू कितना हो गया डेल्टा टी। और देखो डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू आ रहा है एप्सिलॉन सिग्मा ए टी 0 क्यूब अपॉन कितना हो गया हमारे पास में एम इंटू सी। तो इस पूरे को अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट। तो डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में के डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे सीधे समानुपाती। और चलते हैं अपन आगे, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एट टाइम टी, यानी जब कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है तो किसी टाइम टी तक आते आते बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तरीका क्या होगा, डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस का के टी माइनस टी 0। टी वालों को एक तरफ किया अपन ने, तो डी टी अपॉन टी माइनस टी 0 इक्वल्स टू माइनस का के डी टी। T1 से लेकर T2 तक, 0 से लेकर के T तक, log ऑफ T माइनस टी 0, T1 से T2 माइनस का के टी, log T2 माइनस टी 0 माइनस log T1 माइनस टी 0 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास है माइनस का के टी। log A माइनस log B इक्वल्स टू कितना हो गया, log A अपॉन B इक्वल्स टू माइनस का के टी, T2 माइनस टी 0 अपॉन T1 माइनस टी 0, E की पावर कितना है माइनस का के टी, T2 माइनस टी 0 इक्वल्स टू है T1 माइनस टी 0, E की पावर कितना माइनस के टी, T2 इक्वल्स टू आ रहा है T 0, फिर T1 माइनस टी 0, E की पावर कितना माइनस का के टी। और चलें अपन आगे, T टेंस टू इन्फिनिट पे T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T टेंस टू इन्फिनिट पे ये हो गया E की माइनस इन्फिनिट समथिंग अपन इन्फिनिट कितना 0, तो T2 की वैल्यू फाइनली कितना T0। तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा। ये रहेगा पैटर्न हमारे पास में ग्राफ में। फिर चलते हैं अपन आगे, हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पे। तो ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दो तरह के पैटर्न में देखेंगे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो तो कैसे काम होगा, और यदि टेम्परेचर बदल रहे हो तो क्या होगा। यदि अपन सर्टेन टेम्परेचर पे बात करें, ये है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, यहाँ ले लिया अपन ने किसे, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ई लैम्डा को, और यहाँ जा रहा है अपन हमारे पास में क्या, वेवलेंथ। अब देखो क्या ग्राफ कैसा है हमारे पास में, ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह का है। ई लैम्डा और लैम्डा के बीच का ग्राफ खींचे, ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह का है। एक सर्टेन वेवलेंथ 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है सबका इमिशन होगा। एक सर्टेन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस ग्राफ का यदि आप एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा ये एक्सप्रेस करेगा किसे, टोटल इमिसिव पावर को एक्सप्रेस करेगा। यही सारी बात है। तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ आर इमिटेड, एक बात जो हमने ग्राफ के अंदर बोला ही है। तो ये मामला हमारे पास में है क्या, एक सर्टेन टेम्परेचर पर जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है सबका इमिशन होगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। करस्पॉन्डिंग टू ए सर्टेन वेवलेंथ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम। फॉर स्मॉल वेवलेंथ इंटरवल इमिटेड अमाउंट ई लैम्डा डी लैम्डा, टोटल के लिए बात करें अपन, इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। एरिया ऑफ एनक्लोज बिटवीन ग्राफ एंड द एक्सेस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारे पास में एरिया की वैल्यू। आगे चलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे यदि अपन बात करें तो अलग अलग टेम्परेचर पे कहानी कुछ इस तरह की होगी। यहाँ बनाते हैं अपन ग्राफ को अलग अलग टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। देखें गौर से कैसे होगा ये T1 पे, फिर चलते हैं अपन आगे, ये टेम्परेचर T2 पे, फिर चलते अपन आगे अगला टेम्परेचर T3 पे। तो ये जो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इमिशन वाला वेवलेंथ है, ये पीछे की तरफ सरकेगा। ई लैम्डा और लैम्डा के बीच का ट्रेंड, यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2, यहाँ पे कितना है T3 है। T3 ग्रेटर है किससे, T2 से, ग्रेटर है किससे, T1 से। आप जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे, एरिया की वैल्यू बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि एरिया की वैल्यू बढ़ती है मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये जो आपका लैम्डा मैक्स है, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स 1, लैम्डा मैक्स 2 और लैम्डा मैक्स 3। तो लैम्डा मैक्स जो है हमारे पास में, ये टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, टेम्परेचर के रेसिप्रोकल है। तो लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास में, B/T। बी क्या है हमारे पास में, बी वीन कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा। तो ये आ गया हमारे पास है लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू कितना, B/T के इक्वल। ये सारी कहानियाँ हमारे पास में है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ई की वैल्यू बढ़ती है, लैम्डा की वैल्यू घटती है,
तो लैम्डा की वैल्यू घट रही है, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल किसके 1/t के, लैम्डा m इक्वल्स टू b/t, v वीन कांस्टेंट है हमारे पास में 2.93 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन के इक्वल है। तो ये खूब सारी बातें अपन ने करी, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर का सेगमेंट पूरा हमारा तैयार हो गया। आगे आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, हम और स्ट्रांग बनेंगे और मजबूत बनेंगे। थैंक यू।